तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि इफ वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वी कंसीडर अ स्मॉल लेंथ दैट इज dl, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, तो I डॉट dl और I इंटू dl की जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, करंट एलिमेंट बोलते हैं, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी डिस्टेंस r पर, सर दिस इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सेवर्ट ने कहा कि ये जो पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर अगर r है यहाँ पे, तो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा बोलेंगे। सो दिस थीटा पोजीशन वेक्टर r जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, दैट इज स्मॉल r। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कैसे करेगा बेटा, dB क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, नॉट जस्ट ड्यू टू द होल करंट कैरिंग कंडक्टर। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, नॉट जस्ट ड्यू टू द होल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्मॉल करंट एलिमेंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है dB इज एक्चुअली डिपेंड ऑन IDL। किस पे डिपेंड करता है, उन्होंने कहा फर्स्ट आइडियल पे डिपेंड करेगा। दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके साथ साइन लगाएंगे तो साइन थीटा पे डिपेंड करता है। और अगर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग एक साथ रखते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, dB प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज लेट सपोज k, तो क्या बन जाएगा बेटा, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। सर अगर इस k की वैल्यू को मैं देखूं, यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, जैसे हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैट में आ रहा था। और अगर मैं रिलेशन के बारे में बात करूं तो 1/एप्सिलॉन नॉट इज रिलेटेड टू म्यू नॉट। कैसे, इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एक्चुअली c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के कैसे रिलेटेड है, इनवर्स रिलेटेड है। ठीक है, तो जहां पर ये वैल्यू आई थी 1/एप्सिलॉन नॉट, जब यही कांस्टेंट किस में आएगा, मैग्नेटिज्म में, तो ये बन जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिकली dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय बायो-सेवर्ट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -7 इसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है बेटा, 10 टू द पावर -7 इसकी वैल्यू होगी। और I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर जो dB की वैल्यू है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, एंड ये इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। दिस इज नॉट द वेक्टर फॉर्म। जस्ट 1 सेकेंड। द सेकेंड पॉइंट इज, सर ये जो वेक्टर फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो तो बात की बात है, बट चूंकि मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया, तो व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसे क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, इनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला गिवन बाय बायो-सेवर्ट। बात ये आ गई कि सर इसको तुम टेंशन ना लो, मैंने नोट्स भेजा है, घर जाके नोट करना, अभी बस समझो। dB की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर ये आ गई। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ, तो वेक्टर फॉर्म को आप कैसे लिखोगे बेटा, तो देखो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आर को क्यूब कर दूं अगर मैं, तो ऊपर आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। देखो आर को अगर मैं क्यूब कर दूं नीचे, तो ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देख, अगर इस पूरे डीएल को एक ए मानते हैं, आर को बी मानो, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी वी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सिंपल याद हो गया ये बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। देखो नोट पहले बनाए रहोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में और याद करने में, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये चीज़ करवा रहा हूँ। एक बात तो ये समझ में आ गई बायो-सेवर्ट लॉ होता क्या है। ओके, इसके पहले चैप्टर वाला नोट तो कंप्लीट हो गया है, मैंने बता दिया था, पूरा डिस्कशन हो गया था। ओके नाउ अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो जब हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है सर एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन दो है बेसिकली। क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, जब इस बायो-सेवर्ट का एप्लीकेशन, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जाम। क्या, सीधे इस क्वेश्चन ये बोलेगा, बाय यूजिंग और विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ derive an expression for magnetic field due to a straight current carrying conductor or due to a infinitely long straight current carrying conductor। ध्यान देना, जब टर्म अगर यूज होगा क्या कि ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज नॉट मेंशनिंग ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, जो मैंने हेडिंग बनाई है वो किसकी बनाई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग की बनाई है। ठीक है, तो जनरली किसके लिए पूछा जाता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए पूछा जाता है, बट वी विल डेराइव फॉर फाइनाइटली और फाइनाइट लेंथ, है ना। तो अगर आपसे ये पूछा गया है तो ये डेरिवेशन में कराऊंगा, लेकिन हम लोग किसके लिए डेराइव कर रहे हैं फिलहाल, किसी फाइनाइट लेंथ के लिए डेराइव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, चलो देखते हैं कैसे डेराइव होगा। पहले फाइनाइट लेंथ को डेराइव करते हैं, फिर उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ के लिए डेराइव करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू है कितनी, आई। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग देयर, आई करंट फ्लो हो रहा है। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी डिस्टेंस x पर, यहां से कितने डिस्टेंस पर बेटा, x डिस्टेंस पर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस पर। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या बोल दिया बेटा, O पॉइंट। ठीक है, दिस O इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, और कंडक्टर का नाम क्या है भाई, AB है। तो इस AB करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डिस्टेंस x पर किसी पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यही काम है, यही हमारा पर्पस हो गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या स्टेप 1 में कि हमारे पास वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर AB at a distance x from this conductor at point P, we have to calculate the magnetic field with the help of Biot-Savart law. But now we have to apply this Biot-Savart law now. तो Biot-Savart law क्या कहता है, magnetic field due to a small current element. So we have to consider a small current element first. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, let's suppose यहाँ पर एक small current element, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से L दूरी पर एक small current element है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, DL। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। करंट एलिमेंट किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, बट हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर जस्ट ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, दिस मैग्नेटिक फील्ड DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सर I, ओके, DL साइन थीटा। व्हाट इज द एंगल थीटा हियर, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, यही लिया है।
फाई लिया है यहाँ पर, फाई ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस एंगल इज फाई, तो थीटा की जगह क्या आ गया बेटा, फाई आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई dB से इस पॉइंट की दूरी, यानी कि यहाँ से कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है बेटा, r है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वायर की वजह से अगर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना होगा बेटा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट सर इंटीग्रेशन के लिए हम लोग dl से साइन फाई और r, इन तीनों के रिस्पेक्ट में तीन अलग अलग वेरिएबल्स है ना मेरे पास, फाई, r और dl। सर कैसे, सोचो अगर मैं dl का पोजीशन यहाँ कर दूँ तो l की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये एंगल अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ थीटा, तो ये एंगल थीटा बढ़ जाएगा, ठीक है। सर थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इसके दोनों एक्सट्रीमिटीज से, ये एक्सट्रीम है और ये क्या है, इसका दूसरा एक्सट्रीम है। यहाँ से ये एंगल कितना है बेटा, लेट सपोज θ1, और ये एंगल क्या है, माइनस θ1, और इसको क्या मान लिया आपने, θ2 मान लिया, ठीक, सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब आपके पास यहाँ पर आ गया क्या, θ1 और θ2 की वैल्यू। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो एंगल थीटा है ये इसके पूरे लेंथ को कवर कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं लाइक dl, फाई और r, इन सबको, हाँ नहीं मैं कुछ नहीं, किसी से मांग लो, मैम से मांग लो, हाँ ले लो इसका फोन। तो अब देखो ये काम करने के लिए क्या, dl, फाई और r को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, O, P और C, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, ये एंगल आपने क्या माना है, फाई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस फाई, ये कितना डिग्री एंगल है, 90। तो मैं कह सकता हूँ क्या, इन ट्रायंगल OPC या POC 180 डिग्री माइनस फाई प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, 90 प्लस थीटा। अगर मैं दोनों, मुझे चाहिए क्या, साइन फाई को थीटा के टर्म्स में रिप्लेस करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, साइन फाई इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन फाई। दिस इज वन प्रॉब्लम रिजॉल्व। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कि साइन फाई को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आर की बारी है, आर को कैसे कन्वर्ट किया जाए थीटा के टर्म्स में, देखो यहाँ पर सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POC अगर देखा जाए, आर, एक्स, आर और थीटा दे आर रिलेटेड बाय सम वैल्यू। कैसे, एक्स क्या है बेटा, बेस, आर क्या है, हाइपोटेनस, और थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है। एक्स दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, क्वेश्चन में दिया गया कि एक्स दूरी पर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेस क्या हो गया, एक्स, हाइपोटेनियस और कॉस में क्या रिलेशन आ सकता है, तो वी कैन से सर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 and 3, ठीक, समझ में आ रही बात। हमने आर की वैल्यू भी किस फॉर्म में ले आई बेटा, थीटा के टर्म में ले आई। अब बचा मेरे पास क्या, dl, तो dl कैसे रिलेट होगा, तो जरा यहाँ पर देखो, l कहाँ पर है, ये है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, x है, और ये एंगल क्या है, थीटा है, तो एंड ऑल्सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और l कैन बी रिटन एज x tan थीटा, और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या लिखूंगा, dl बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू x sec स्क्वायर थीटा, तो dl को हम क्या लिख सकते हैं, x sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देख, मैंने इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट है और I कांस्टेंट है, दे आर फिक्स्ड, बट dl, फाई और r इन सबको मैंने क्या कर दिया,
थीटा यानी कि सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और कन्वर्ट कर दिया। अब इन सबको अगर मैं वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दूँ, क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, dv की जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होगी, आई भी होगा, dl की जगह क्या आ जाएगा, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन फाई की जगह क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, x कॉस थीटा का होल स्क्वायर, r की जगह आ गया। बोलो, समझ में आ रही बात? अब सोचो, स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ओके। और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, द वैल्यू ऑफ डी बी इज हियर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया है, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, समझ गया? नाउ दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इन वन वेरिएबल। अभी हमने क्या किया, वन वेरिएबल में। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरे वायर की वजह से मिल सकता है, बाई इंटीग्रेशन, बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, आई बाई एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। सर कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। वैल्यू रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज derived just for a current carrying conductor having a finite length। ये किसके लिए है बेटा, फाइनाइट लेंथ के लिए है, जहां पर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज क्या है बेटा, अपर एंड और लोअर एंड पर कितना एंगल सस्पेंड करेगा उसकी वैल्यूज है। ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मेरे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है सर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक। अब नोट 1 में या स्पेशल केस 1 में हम देख सकते हैं, मान लो क्वेश्चन ने पूछा होता क्या, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो जाता, लॉन्ग, तो ऐसे केस में थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाता बेटा, 90 डिग्री। सर हाउ, प्लीज एक्सप्लेन दिस बिकॉज दिस इज अ टॉपिक वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन। सोचो ये वायर था और ये क्या होता, इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब इसकी साइज बहुत बड़ी होती, तो उसके कंपैरिजन में जो x होता वो बहुत छोटा लगता। अगर वायर बहुत बड़ा हो जाए तो x कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और यहाँ से अगर तुम एंगल सबटेंड करोगे कहाँ पर, बहुत बड़े उधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। दैट इज वाई वी टेक थीटा 1 एंड थीटा 2 इज हाउ मच, 90। तो यहाँ पर साइन 90 रखोगे, यहाँ साइन 90 रखोगे, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई एक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सर स्पेशल केस नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास क्या है, मिड पॉइंट वाली कुछ कहानी है क्या, यहाँ पर आपके पास वायर है, लेकिन वायर कैसा है भाई, फाइनाइट लेंथ का है, और ओ इसका क्या है, मिड पॉइंट है, और यहाँ से x दूरी पर करना है। तो देखो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों किसके बराबर हो जाएगा, किसी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i sin थीटा अपॉन x, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, समझ में आई बात? अब सोचो थीटा दिया ही ना होता, थीटा दिया ही ना होता, केवल और केवल इसकी लेंथ दी होती कैपिटल L, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है L/2 और ये वाला पार्ट भी क्या होता है L/2। तो थीटा कैसे निकालते बेटा, ये हो गया x, ये हो गया L/2, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस L²/4। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, परपेंडिकुलर यानी कि L/2 अपॉन अंडर रूट, इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस L² और अंडर रूट से 4 बाहर आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो साइन थीटा एक्चुअली क्या आ गई तुम्हारे पास L अपॉन अंडर रूट 4x² प्लस L²। ओके, नाउ put this value in this equation, you will get the formula B is equals to mu naught upon 4 pi 2 I L upon under root 4x square plus L square into x। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन। अब डिपेंड ये करता है आपके ऊपर कि भाई ये जो फॉर्मूले हैं कौन सा फॉर्मूला कब आप इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या हो गया, फॉर्मूला खराब हो गया क्या, हाँ ठीक हो, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि देखो कभी भी अगर ये फाइनाइट लेंथ का है और O कहाँ है, मिडिल पॉइंट है इसका, तो भाई यहाँ से जो एंगल बनेगा ये भी थीटा, ये भी थीटा बनेगा, तो इसी फॉर्मूले का फॉर्म ये बन जाएगा और इसी का फॉर्म कौन बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। क्यों, जब थीटा ना दिया हो, एंगल ना दिया हो, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक स्क्वायर दे दिया जाए, बहुत गंदा स्क्वायर बना है, आपके पास एक स्क्वायर दे दिया गया और इसको कहा गया क्या कि सर दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। कहाँ पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड भाई, इसके सेंटर पर निकालना है। तो इसके सेंटर पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जरा यहाँ पर सोचो, तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक, तो ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी क्या होगा बेटा 45 होगा। ठीक, तो डायरेक्टली आप साइन φ1 प्लस साइन φ2 ना लिखते हुए 2 साइन φ लिख सकते हो, और नहीं करना तो केवल ये फॉर्मूला याद रखो, बस स्पेशल केस में कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख लो। ठीक, हाँ लेकिन इनफाइनाइट के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। फॉर्मूला जल्दी से याद कर लो, दो फॉर्मूले याद करना है, क्या, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन θ1 प्लस साइन θ2। याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में, जिसमें बच्चे एकदम फैल गए थे कि सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या डेरिवेशन चल रहा है, ठीक, वहाँ क्या था, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर था और वहाँ पर Ex और Ey आता था। फॉर्मूला क्या बनता था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एक्स साइन φ1 प्लस साइन φ2। यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। सर इस फॉर्मूले का स्पेशल केस नंबर 1, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो साइन θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएगा 90-90, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 दैट इज 2, 2 बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स होता है, लेकिन अब उससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, तो 2i बाई एक्स हो जाएगा। सिंपल, डन। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दिस इज द केस। सर अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए फाइनाइट लेंथ का जिसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस x पर निकालना हो, तो सर θ1 θ2 बराबर हो जाएगा, तो 2i साइन थीटा लगा सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू ना दी गई हो, केवल लेंथ दिया गया हो, तो यू कैन यूटिलाइज द लेंथ, कौन सा, यहाँ पर l और इससे ये निकल आएगा साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके। समझ में आ गई बात? तो दिस इज हाउ यू कैन डेराइव दिस एक्सप्रेशन। ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन भी दिया था। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स लाइक दिस, ठीक है, और दोनों के दोनों कंडक्टर क्या है भाई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या, I1 दैट इज 4 एम्पियर, और इसमें करंट हो रहा है फ्लो I2 दैट इज
लेट्स सपोज 8 एम्पियर, और इनके बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर? सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्वेश्चन यही है, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो भाई साहब देखो, पहले ध्यान दिया जाता है कितने करंट एलिमेंट हैं। कितने करंट एलिमेंट है बेटा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, यानी कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो दो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होंगे। पहला काम हो गया, कितने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे? सर दो। ठीक है, पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा? तो तुम कहोगे सर इस पॉइंट पर तो इनवर्ड होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा? इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट्स सपोज इट्स नेम इज B1, वो क्या होगा? इनवर्ड। ठीक है सर, दूसरे की वजह से कैसा होगा? तो दूसरे में करंट अंदर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर? इनवर्ड। तो सर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B2 भी इस पॉइंट पर क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड दोनों इनवर्ड हैं, दोनों के दोनों इनवर्ड होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा? तो बी नेट इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 दैट इज इनवर्ड। दोनों इनवर्ड हो जाएंगे। समझ में आई बात? सर ऐसे कंडीशन में वैल्यूज रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई की वैल्यू कितनी है बेटा? I1 दैट इज 4 एम्पियर अपॉन x। x कितना हो जाएगा बेटा? ये 16 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर है तो किस में लिख देंगे बेटा? -2। ठीक है, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को डायरेक्टली वैल्यू लिख दूं क्या यहाँ पर? एक बार लेकिन फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 × 10⁻²। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 × 4 8 खत्म हो गया। ये क्या आ गया बेटा? 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻², प्लस 10⁻⁻7। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो इंटू 2 अपॉन 10⁻²। ये कैंसिल होगा तो क्या होगा? -5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी -5 आ जाएगा। तो 10⁻⁻5 प्लस 10⁻⁻5 इंटू 2। कॉमन क्या हो जाएगा बेटा? 10⁻⁻5। तो क्या बचा? 1 + 2 दैट इज 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। समझ गए ना? इस हाँ बेटा, इस पूरे की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हो? 0.3 गॉस भी लिखा जा सकता है ना? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। आंसर दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। ठीक है, एक सवाल और किया जाए। देखना पड़ता ना किधर होगा, हालांकि हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, बट स्टिल हम ऐसे अंधे नहीं करेंगे, हम डायरेक्शन निकाल के करेंगे। जैसे अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता, क्या? देखो क्वेश्चन ये आ जाता कि सर दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ है? इस पॉइंट O पर निकालना है। कहाँ निकालना बेटा? O पर। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। ये दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी है बेटा? 16 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 दैट इज 4 एम्पियर और I2 दैट इज 8 एम्पियर। ठीक, तो बताओ पहले वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो सर करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर? आउटवर्ड। तो सर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यानी कि B1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? आउटवर्ड, है ना? दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड। देखो क्या, करंट इसमें इधर, तो उस पॉइंट पर क्या होगा? अंदर की तरफ ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो B2 क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्ड। अब यहाँ पर ये आएगी कि B2 बड़ा होगा कि B1 बड़ा होगा, ये समस्या आएगी। तो हमने कह दिया यार आउटवर्ड को मैं पॉजिटिव लूंगा और इनवर्ड को क्या लूंगा? नेगेटिव। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? अब तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्या? B1 प्लस B1 माइनस B2। मेरा आंसर अगर यहाँ से पॉजिटिव आ जाता है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? पॉजिटिव की तरफ, यानी कि आउटवर्ड।
और अगर यहाँ से नेगेटिव आ जाता तो क्या हो जाता बेटा, इनवर्ट। समझ में आई बात? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ से यार बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सर बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 अपॉन i1 और इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पर माइनस कर देंगे क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i2 अपॉन, अभी दूरी कितनी है 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, नॉट 16। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है सर, जल्दीबाजी में गड़बड़ यहाँ पर होता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या कॉमन हो सकता है, ये कॉमन हो सकता है, ये कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, इतना कॉमन लेके बाहर आ जाओ, और 10 टू द पावर माइनस 2 भी हो सकता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर माइनस 7 2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन हो गया, तो अंदर बचा क्या, i1 दैट इज 4 अपॉन 8 माइनस 1/2 नहीं, i2 की जगह कितना आ जाता, 8/20। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 4 दूना 8, 8 से 24, तो 1/2 माइनस 1/3। ठीक, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ऊपर क्या आ जाएगा 1, 2 से 3 कट गया, तो 0.33 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। समझ गया कि नहीं समझ गया? So this is how we can tackle all these problems. Okay? एक क्वेश्चन दूं और? ठीक है, 3 करंट कैरिंग कंडक्टर है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालना है बेटा, इस पॉइंट O1 पर और इस पॉइंट O2 पर। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 16 एम्पेयर कर देता हूँ। ठीक है, और ये दूरी भी कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी कितनी है 8। चलो आंसर मुझे चाहिए, सबका आंसर चाहिए, करके बताओगे।